नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में। तो बीजेपी यूपी चुनाव में विकास का दांव चल रही है। एक्सप्रेस वे के बाद आज कानपुर मेट्रो परियोजना का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाना विकास की उसी फेहरिस्त में शामिल है। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर बीजेपी चुनाव में उतरने जा रही है और मेट्रो के जरिए बीजेपी की नजर अब शहरी वोटरों पर है। शहरी वोटरों को एक मजबूत शहरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। वहीं कानपुर मेट्रो को लेकर समाजवादी पार्टी का दावा है कि यह उनकी परियोजना थी जिसकी आधारशिला साल 2016 में रखी गई थी। वहीं यूपी की राजनीति में मेट्रो की यह गूंज बड़ी भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि मेट्रो सिटी के तमगे के साथ साथ रोजगार के नजरिए से भी यह काफी अहम हो जाती है। ऐसे में आज जवाब देना पड़ेगा में इसी मुद्दे पर सपा भाजपा नेताओं से करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11,000 करोड़ रुपए की लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन कर दिया। रेल की शुरुआत करने के बाद वो आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए और इस सेवा के पहले यात्री बने। उन्होंने आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेजी से बनने वाली मेट्रो परियोजना होने जा रही है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एक चरण के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है। आगरा में मेट्रो परियोजना का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में मेट्रो परियोजना का डीपीआर कार्य प्रगति पर है। हालांकि कानपुर मेट्रो को लेकर समाजवादी पार्टी का दावा है कि यह उनकी परियोजना थी जिसके लिए साल 2016 में आधारशिला रखी गई थी। पार्टी का तो ये भी कहना है कि कानपुर में मेट्रो का प्रस्ताव सपा सरकार ने 2016 में केंद्र को भेजा था, जिसे केंद्र ने स्वीकार भी कर लिया था। यूपी की राजनीति में मेट्रो रेल परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि मेट्रो सिटी के तमगे के साथ रोजगार के नजरिए से भी ये काफी अहम हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि लखनऊ मेट्रो लाने का ख्वाब यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सबसे पहले देखा था। 2007 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने चुनाव से ठीक एक साल पहले 2011 में 2 बार लखनऊ मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार को भेजी थी। तब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्होंने इस परियोजना को जमीन पर उतारने का काम किया। परियोजना की शुरुआत 2013 में की गई और 2017 में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मेट्रो रेल परियोजना पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन चुनावी फायदा उठाने के मकसद से अखिलेश ने महज 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। हालांकि साल 2017 में सत्ता अखिलेश के हाथ से फिसल गई। मेट्रो परियोजनाओं के अलावा भाजपा का जोर एक्सप्रेसवे के उद्घाटनों पर भी रहा। 18 दिसंबर को पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक के बाद एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, उससे राजनीतिक जानकारों को ये लगता है कि सत्ता के लिए एक्सप्रेसवे राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा इन परियोजनाओं को चुनावों में सफलता के एक्सप्रेसवे के रूप में देख रही है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो हमारे साथ बेहद ही खास 4 मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनपी सिंह जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी से मुजफ्फर खान जी और वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का और आप चारों को मेरा नमस्कार। पहला सवाल एनपी सिंह जी आपसे है। कहा जाता था कि जाति धर्म यही सब यूपी की राजनीति में होता है, लेकिन एक नई दिशा देखने को मिल रही है।
समाजवादी पार्टी जब बोलती थी काम बोलता है काम, हालांकि उनका पिछले चुनाव में बोल नहीं पाया, लेकिन आज आपकी तरफ से ये शुरुआत की जा रही है कि विकास के तमाम मापदंड दिखाए जाएं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो और चाहे फिर वो आज मेट्रो का उद्घाटन करना हो। किस तरीके से आप देखते हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि ये चुनावी वक्त पर ही उद्घाटन क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, चुनावी वक्त में उद्घाटन की बात नहीं है। चुनावी वक्त से बहुत पहले उस पर काम शुरू हो चुका था और आज की स्थिति ये है कि कानपुर में मेट्रो लाइन बनकर तैयार हो गई है, उस पर चालू कर दी गई है। तो ये स्टार्टिंग नहीं है, ये तो काम पूरा हो चुका है, काफ़ी काम चल चुका है, मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। तो कभी भी इसको ये नहीं कहा जा सकता एक चुनावी वक्त में हुआ है। चुनावी वक्त नहीं, पिछले कई वर्षों से इस पर काम चल रहा है। और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से सभी शहरों में मेट्रो पर काम किया है, तो मैं प्रदेश सरकार को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे शहरों में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, बहुत सारे शहरों में मेट्रो काम कर रही है। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हुआ है, हवाई अड्डों पर काम शुरू हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, गलत है अगर कोई कहता है कि केवल चुनावी वक्त के लिए ये काम किया जा रहा है। ये चुनावी वक्त के लिए काम नहीं किया जा रहा है। पिछले लंबे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से उस पर काम शुरू हो गया है और बहुत सारे शहरों में काम कंप्लीट हो चुका है। आगे नए नए और स्टेशंस बनाए जाने के लिए, नई लाइनें बनाए जाने के लिए काम शुरू किया जा चुका है। तो ये बहुत बड़ा काम चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक पूरे प्रदेश में और देश में सब जगह मेट्रो नहीं पहुंच जाती, तब तक इस पर बदस्तूर हमारी सरकार काम करती रहेगी। थैंक यू। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल और मैं आपसे ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2016 में उन्होंने ये कार्य योजना बनाई थी और उसको केंद्र ने मंजूरी भी दे दी थी, ये उनका प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं इसका। देखिए, वो 6 महीने 8 महीने में काम पूरा नहीं कर सकते थे। उन्होंने वाकई चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस पर काम शुरू किया था, वो कहीं भी बना भी नहीं पाए, काम कर भी नहीं पाए। उन्होंने केवल घोषणा की थी और उस घोषणा से काम नहीं चल सकता, क्योंकि मेट्रो उससे पहले भी आ चुकी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी आई थी, उन्होंने 2016 के लास्ट में जाकर क्यों शुरू किया इसको? उनको पता था कि 17 में हम आने वाले नहीं है। फरवरी 17 में इलेक्शन हो गया, क्या वो 4 महीने में पूरी मेट्रो को बनाकर चलाना चाहते थे? उनका चुनावी मुद्दा था, ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। हमने तभी से इसको आगे बढ़ाकर इस पर काम किया है, जो कि आज आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, मुजफ्फर खान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, ये भाजपा के हमारे जो मित्र हैं, इनको तो आदत सी हो गई है झूठ बोलने की। मुजफ्फर जी सुन पा रहे हैं क्या? सवाल तो सुन लीजिए सर। आप राजनीतिक पार्टियों के साथ बोलने वाली बात बड़ी दिक्कत है कि हम घर से लिखकर लेकर आते हैं कि हमको यही बोलना है और हम वही बोलते हैं। सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल टोकर टाकी नहीं होगी फर्स्ट राउंड में। मुजफ्फर खान जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि 2016 में हमने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी, इसलिए ये आपका बच्चा है, इसको नाम बीजेपी जो है वो जानबूझकर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा कि बोरों में भर भर के नोट मिल रहे हैं, क्या उसका क्रेडिट भी अखिलेश यादव जी लेंगे? मुजफ्फर खान जी, देखिए, ये सब चुनाव के समय में ये जो छापेमारी हो रही है और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है इस बात को। जहां तक सवाल विकास का है, अगर इन्होंने विकास का काम किया होता तो आज बीजेपी सरकार घबराई हुई ना होती। इन्होंने केवल उद्घाटन किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहते हुए एक्सप्रेस वे जो था, जो आगरा से लखनऊ के लिए दिया, वो किसने दिया बताइए? कौन नहीं जानता है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर। दूसरी बात, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो इन्होंने कर दिया, वो समाजवादी एक्सप्रेस वे था, इन्होंने केवल नाम बदला है। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है, किसी का नाम बदल देने से अगर विकास हो जाए तो उसको विकास कोई मान लेगा। ये हमारे देश में इतने नासमझ लोग नहीं बसते हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर कि आप शहरों के नाम बदलते चले जाइए और उसी को विकास मान लिया आपने। तो अगर विकास किया होता है इन्होंने, आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए, बीजेपी ने जो 2017 में घोषणाएं की थी, कौन सा काम इन्होंने पूरा किया है? एक बता दें अपना काम। तो बात ये, समाजवादी के कामों का श्रेय लेने में जुटी हुई है बीजेपी। और आज जो ये उद्घाटन हो रहे हैं, तो आज ही क्यों हो रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव का समय है, जनता को जो है फिर से
एक गोली देने की जरूरत है कि उन्हें गोली दे दो, तो मीठी गोली देने में लगे हुए हैं ये। अभी इन्होंने बुलेट ट्रेन भी चलाने की बात कही थी, शायद वो भी चल गई होगी। ये बताएं कहाँ चली है, कौन से शहर में, मुझे टिकट दिलवा दे, मैं जाना चाहता हूँ उसमें। तो केवल ये कह देने से कि हम काम कर रहे हैं तो वो जनता मानने वाली नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी की विदाई तय है। ठीक है। और आज बड़ी तादाद में जनादेश जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी सरकार बनाने जा रही है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, मैं आपका रुख करता हूं। सपा भाजपा के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं हमने काम किया, समाजवादी कह रही है कि नहीं काम तो ये हमने किया था, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहां है? 32 साल का सूखा, आप तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने नाम दिया था इसको। देखिए, ये जो चल रही है इन लोगों के बीच, ये कहीं ना कहीं जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है कि इन्होंने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया। लेकिन जो फोटो में दिखाया जा रहा है, जो टीवी में दिखाया जा रहा है, जो लोगों को प्रचार के माध्यम से दिखाया जा रहा है, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो देखेंगे कि हकीकत इससे कहीं जुदा है। आज की परिस्थिति को ले लीजिए, अगर आज की परिस्थितियां ये है कि ये जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग की सोच ईमानदार और काम दमदार। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक सड़क निर्माण हुआ था जिसमें 1 करोड़ 16 लाख रुपए लगा था और जनता का पैसा लगा हुआ था। उस पर नारियल जब फोड़ा तो सड़क ही फूट गई। तो ये दिखाते हैं फोटो में कुछ और बताते हैं लोगों को कुछ और हकीकत कुछ और होता है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश में जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में इस तरह के नारे लेके आते हैं, तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठा के पिछले साल का देखिए तो उसमें एनसीआरबी के डेटा में ही बहुत सारी चीजें इनके जो पोल खुल जाते हैं, जिसमें ये देखा गया है कि हत्या और अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे बैठा हुआ है। कुपोषण के मामले में ले लीजिए, चाहे बलात्कार के मामले में ले लीजिए, चाहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लीजिए, तो इन सब में पहले या दूसरे पायदान पे उत्तर प्रदेश है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जनता को दिखा क्या रहे हैं और हकीकत क्या कहाँ पे है। देखिए, ये अभी ये बात नहीं करेंगे रोजगार की, ये बात नहीं करेंगे महंगाई की, ये सिर्फ पुरानी योजनाएं जो पिछली सरकारों ने शिलान्यास किया है उसका फीता काटेंगे, उसको बताएंगे, अपना काम दिखाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह आदत है कि वो आते ही जो है बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जैसे कि सारा काम उन्होंने ही किया है। 2000 अगर मैं केंद्र सरकार की बात ले लूं तो 2014 से पहले इस तरह से बात करेंगे कि भारत देश था ही नहीं। 2014 के बाद जो है नरेंद्र मोदी जो अवतरण हुए और इन्होंने भगवान स्वरूप लिया और पूरे हमारे भारत देश का जो है जीर्णोद्धार किया और ये सारा देश उन्होंने बनाया है। इस तरह की मानसिकता जो है यह लोगों में फैलाई जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताई जाती है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से लोग कोविड में परेशान रहे, तो कोविड का भी आंकड़ा कुछ कोविड के आंकड़े के बारे में हेल्थ इंडेक्स एक रिपोर्ट आई थी। उस हेल्थ इंडेक्स के कुछ दिन पहले ही आया था, उसमें आपने देखा होगा कि कोरोना काल के दौरान यही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है और केरल अव्वल नंबर। तो आप कहीं भी कोविड का मामला ले लीजिए, वहां पे भी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में आप नीचे हैं। आप बेरोजगार ले लीजिए, बेरोजगारी में ठीक है रत्नाकर जी, आ गई आपकी बात जी, आ गई आपकी बात। सेकेंड राउंड में आपके पास आते हैं। हालांकि आज आपने विकास को मुद्दों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। सेकेंड राउंड में पूछूंगा आपसे कि आखिर क्यों विकास से दूरी क्यों है कांग्रेस पार्टी की। अब मैं विश्वेंद्र कुमार जी आपका रुख करता हूं। बीजेपी कह रही है कि हमने इसका फीता काटा है इसलिए ये हमारा बच्चा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं 2016 में तो हमने इसको नाम दिया था इसलिए हमारा बच्चा है। अब मुझे तो लगता है मायावती जी सबसे ज्यादा कोरोना नियमों का पालन कर रही हैं। कोई उनकी रैली इस तरीके का कोई प्रोग्राम, उनका बड़ा प्रोग्राम नहीं देखने को मिल रहा है। वो भी आके कह सकती हैं 2011 में उन्होंने भी 2-3 बार, उस समय यूपीए सरकार थी, उनको लिख के दिया था कि हाँ इस तरीके का कार्यक्रम बनना चाहिए। वो भी कह सकती हैं कि भाई हमने सबसे पहले कहा था। ये जैसे दिल्ली में हो रहा है, शीला दीक्षित और तमाम लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि मेट्रो हमने दी, उसी तरीके की है। आमतौर पर देखा जाए कि जिस रिकॉर्ड समय में बना है, इस बात को लेकर जो यूपी एमआरसी जो यूपी का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके एमडी हैं कुमार केशव, उन्होंने आज अपने बयान में कहा
कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी इतने कम वक्त में पूरा करना। तो ये तो आप इनके बयान से समझ सकते हैं कि पूरी ताकत किसकी लग रही थी और पूरा ध्यान किसका था। विश्वेंद्र कुमार जी, आपका पत्रकारीय विश्लेषण इस मुद्दे पर। देखो पवन जी, ये खास बात है कि मेट्रो एक विषय है जिसने दुनिया में देश को जना दिया हमारे। और इस समय उससे पहले बताना जरूरी, जो आपका सवाल है कि बसपा सपा या जो भी पार्टी कहती है हमने काम किया, ये उनकी ड्यूटी है, वो उन्हें करना है। बसपा ने किया, पहले कार्रवाई की, धन्यवाद उनका भी बनता है जनता की तरफ से। बाद में सपा कहती है, हम उनका भी मान लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूर्ण रूप देकर शुरू कर दिया आज, उनका विशेष धन्यवाद है। लेकिन यहाँ पर एक मैं विशेष बात कहना चाहूँगा, धन्यवाद उनका क्यों नहीं है जिन्होंने दिल्ली मेट्रो DMRC जिस प्रकार से काम किए दिल्ली मेट्रो ने, उसी प्रकार से कानपुर मेट्रो ने काम किए बहुत तेजी से, मात्र 2 साल के अंदर ये। और कोविड का समय 4 महीने वो भी था, उसके बावजूद बहुत ही जानदार तरीके से, शानदार तरीके से, लेबर कम थी, कोरोना का डर था, ज्यादा काम किया। उनके लिए बधाई, वो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वो है। और उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज अगर भारत का नाम दुनिया में बढ़ रहा है तो उसमें बहुत सारे विकास कार्य हैं, और सबसे बड़ा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का है, जो इस समय CMD मंगू सिंह जी वहां CMD है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के। उनके नेतृत्व में पहले भी और अभी भी जानदार काम हुए। उन्होंने सिखाया देश को किस प्रकार से कार्य होते हैं। जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो यह नहीं पता लग पा रहा था कि मिट्टी कहां गई, कोई डिस्टर्ब नहीं था, जाम नहीं लगने देते थे, और बहुत ही शानदार तरीके से काम किया बहुत कम समय में। वही परिणति इन्होंने लागू की उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कुमार केशव जी ने, और वो प्रयास किया तो 2 साल से कम समय में हो गया। बधाई के पात्र वे भी हैं और ज्यादा है। उस टीम को बधाई देंगे जो भारत का नाम विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे माध्यम से। मुजफ्फर खान जी, मैं आपका रुख करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि आजकल बात हो रही है विकास कार्यों की। तमाम सभी पार्टियों को विकास कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। बड़ा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हमारे आज देश में जिस तरीके का हाल है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर बुलेट ट्रेन की बात होती है, भले ही उसको आने में वक्त लगे, उसकी टेस्टिंग हो रही है। आप बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, मेट्रो ट्रेन की को लेकर। मायावती जी ने भी 2 बार इसी तरीके का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने उसको क्लियरेंस नहीं दी थी। अब मायावती जी अगर कह दें कि नहीं ये तो हमारा बच्चा है, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो आप ही ने कह दिया कि केंद्र सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। ये तो आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया देख रही है अखिलेश जी को, और उनके काम को सराह रही है। इसीलिए बीजेपी की नींद उड़ी पड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पहली सिंगल मेट्रो ट्रेन अगर किसी ने चलाई तो वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने केवल 27 महीने के अंदर लखनऊ के अंदर मेट्रो चला के दिखा दी। 330 किलोमीटर का आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे केवल 23 महीने के अंदर बना करके दिखा दिया। इसको विकास कहते हैं कि जुमलेबाजी से विकास नहीं होता है। विकास करने के लिए कुछ करना होता है। अभी आदरणीय पत्रकार बोल रहे थे, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो कोविड फैला था दूसरी लहर में, उसमें जो हमने अपने भाइयों की और बुजुर्गों की, देश के नौजवानों की जो हमने लाशें गंगा में देखी, केंद्र सरकार ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं, और ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। आप बताइए कि दुनिया में देश का नाम ऊपर हुआ या नाम कतई डुबो दिया गया? मैं आपसे जानना चाहता हूं ये। तो बात ये है कि जब तक आपको धरातल पे काम आप नहीं करेंगे, तब तक जनता जो है वो आपसे समझेगी नहीं। आज हालात बड़े खराब हैं, बेरोजगारी वो सर चढ़ के बोल रही है। ठीक, और इस बात से आपके मुजफ्फर खान जी, आपकी इस बात से थोड़ा इत्तेफाक मैं भी रखूंगा। विश्वेंद्र कुमार जी और NP सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी, आप भी सुनिएगा, आपका भी मैं ध्यान आकर्षण चाहता हूं इस पे। इस बात को तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, 2-3 जगह मैंने व्यक्तिगत अपने दोस्तों के लिए फोन किया ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। उनकी मां को बहुत दिक्कत थी और ऑक्सीजन नहीं मिली। ये बात मैं खुद कह रहा हूं, कमी थी, लेकिन कमी से ज्यादा मिसमैनेजमेंट था। ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन थी लेकिन मिल नहीं पाई। विश्वेंद्र कुमार जी, कुछ ऐसे लोग भी थे, जब हम ग्राउंड लेवल पर पत्रकारिता करते हैं, बहुत सी चीजें हम नाम लेकर ऑन कैमरा नहीं कह सकते, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं हम लोगों के ऊपर भी। बहुत से ऐसे रईस जादे थे जो अपने घर में बेडरूम में लेटे हुए थे और उनके नाम का बिल अस्पतालों में चल रहा था, एडमिट दिखाया जा रहा था उनको। ये स्थिति भी थी। इन लोगों ने ज्यादा नुकसान किया,
उन गरीब आदमियों का जो इतनी हैसियत नहीं रखते थे, डॉक्टर डपट देते थे, वो माहौल था कि सुबह को पता नहीं था कि जो बंदा सुबह को निकला शाम तक वो सुरक्षित आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये बात तो देखी गई, लेकिन तमाम सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, तमाम आज रत्नाकर सिंह जी बैठे हुए, रत्नाकर सिंह जी की भी जहां जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, वहां की सरकारों ने भी, वहां के भी हेल्थ सेक्रेटरी ने ये नहीं माना, कागज पे लिख के नहीं दिया कि हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। ये भी सच्चाई है इस देश की। मुजफ्फर खान जी, तो हमारा केवल यही कहना है, देखिए जनता की चुनी हुई सरकार, स्वर्गीय लोहिया जी कहते थे कि जनता की चुनी हुई सरकार का काम बोलना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि आज की जो सरकार है वो केवल बोल बोल के काम चला रही है। काम मुजफ्फर खान जी, आज के विषय पर लौटते हैं। आज का विषय जो मेट्रो को लेकर हो रहा है, अगर मायावती जी ने 2 बार प्रपोजल दिया और यूपीए की सरकार से वो पास नहीं हो पाया, और अखिलेश यादव जी ने अगर बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी और वो केंद्र की तरफ से अगर प्रस्तावित जो आपका मॉडल था उस पर मोहर लग गई केंद्र सरकार की तरफ से, उस समय बीजेपी थी केंद्र सरकार में, तो बीजेपी को क्या कुछ क्रेडिट नहीं दे सकते आप? नहीं, वो तो उससे पहले हो गया था। जब यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले उसको मंजूरी मिल गई थी। नहीं, तो ये 2016 ये कानपुर मेट्रो की, कानपुर मेट्रो में 2016 में दिया गया था। जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप लखनऊ की बात कर रहे होंगे। कानपुर की जो मेट्रो आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसका प्रस्ताव 2016 में अखिलेश सरकार की तरफ से दिया गया था और क्लियरेंस भी मिल गया था, ये मैं मानता हूं। लेकिन जैसा एनपी सिंह जी ने बताया कि उन्होंने तय समय सीमा जो बताई गई थी उसमें काम करने में असमर्थता जता दी थी। बहरहाल मैं वापस लौटता हूं अब रत्नाकर सिंह जी के पास। रत्नाकर सिंह जी भैया, काहे क्लियरेंस नहीं हो पाया? आज मायावती जी भी छाती ठोक के कह रही होती कि हाँ नहीं, हम भी हैं भाई, आप ही दोनों लोगों के बीच में मामला नहीं है। यूपी से इतना क्यों आप लोगों को एक तरीके से आप दोहरा रवैया, सौतेला व्यवहार क्यों करते रहे? इसीलिए शायद 32 साल का सूखा रहा। आज स्थिति यूपी में ये हो गई है कि अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें तो 1 सीट बची है आपकी। विधानसभा में स्थिति बहुत शर्मनाक है। आज प्रियंका जी को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत अच्छी तरीके से वो उनकी रैलियों में भारी समर्थन मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उभर के आए, अच्छी बात है, लेकिन ये सौतेला रवैया था, शायद इसी वजह से जनता ने आपको जो है एकदम से नकार के हाशिए के बाहर फेंक दिया। और हाशिए पे कहना भी गलत होगा अब तो शायद विश्वेंद्र कुमार जी, ये तो हाशिए से बाहर चले गए सिंगल डिजिट में। अभी आने वाले आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि कौन हाशिए पे चला गया है और कौन सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जो है हम लोगों ने इन 5 सालों के दौरान सड़क पे उतरकर जिस प्रकार जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो आज जनता देख रही है और जनता यह समझ भी रही है कि कौन उनके अधिकारों के लिए खड़ा है और कौन उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है और कौन महिलाओं के हक के लिए लड़ रहा है। ये पूरी जनता आज देख रही है। देखिए, मैं 1.5 साल की ही बात बता देता हूँ। 1.5 साल में हमारे तकरीबन 18,000 कार्यकर्ताओं को, जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का काम किसी ने किया है तो वह योगी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। देखिए, आज हम जहाँ पे भी कोई भी समस्या होती है, चाहे लखीमपुर की घटना ले लीजिए, चाहे उन्नाव की घटना ले लीजिए, चाहे आप हाथरस की घटना ले लीजिए, कहीं की भी घटना ले लीजिए, सबसे पहले अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका में कोई वहां पे उत्तर प्रदेश में खड़ा होता है तो बहन प्रियंका खड़ा होती है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो वहां पे लड़ाई लड़ने का काम करती है। देखिए, उसका ही नतीजा ये हुआ कि किस तरह से उन्नाव में एमएलए को जो है कुलदीप सेंगर को जेल में भेजा गया, किस तरह से लखीमपुर में जिस बेटी को आधी रात को जला दिया गया, आधी रात को उसके साथ रेप हुआ, उनके हत्यारों को पकड़कर जेल में डाला गया। तो यह किसके आंदोलन का नतीजा है? यह किसके संघर्ष का नतीजा है? यह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बहन प्रियंका के संघर्ष का नतीजा है। आप देख सकती हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज 80% उस पैसे, उस जो योजना का पैसा है, वो 80% पैसा ये अपने प्रचार और प्रसार में खर्चा करते हैं। ये कहीं अमेरिका के फैक्ट्री का फोटो छापते हैं, कहीं वेस्ट बंगाल के ब्रिज का फोटो छाप देते हैं। तो यही इनका सगुफा है। ये दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि हमने विकास किया है और झूठ की बुनियाद पे यह लोगों को बताना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। लेकिन मैंने आपको एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाया, उसमें किस तरह से उत्तर प्रदेश, चाहे वो किसी भी मामले में हत्या और अपहरण का मामला ही ले लीजिए, चंद बदमाशों के ऊपर कार्रवाई करने पे आप ये कहते हैं कि आज अपराध को नियंत्रण में कर लिया गया है।
सिर्फ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, बाकी अपराधियों को आप खुला संरक्षण देते हैं और खुला छूट देते हैं। अगर यह खुला छूट नहीं देती अगर भारतीय जनता पार्टी, तो आज उत्तर प्रदेश हत्या और अपहरण के मामले में नंबर 1 नहीं होता है। तो यह सिर्फ दिखावे की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। जो आज काम करने का कोई काम कर रहा है, तो बहन प्रियंका काम कर रही है वहां पे, उन्होंने वादा किया है आंगनबाड़ी की महिलाओं से कि वो 10,000 छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, महिलाओं को देंगी। तो इस तरह से तो हम लोग, और जो महिलाएं हैं वहां पे वो 40% टिकट हम देकर वहां पे इलेक्शन बहुत लड़ाएंगे। बढ़िया योजना है और आपकी रत्नाकर सिंह जी। लेकिन ये बता दीजिए कि ठीक है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो रही है, कौन छूट गया? 2-1 नाम गिनाएंगे क्या, किस पर कार्रवाई नहीं होनी हुई है? तो अगर मैं मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लूं तो आपने सुना होगा, ब्रजेश सिंह का नाम सुना होगा। ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह का नाम सुना होगा, जो पूर्वांचल में आतंक के पर्याय है, जरायम की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं। आप उनका नाम अगर आपको याद होगा तो आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो सत्ता के गोद में बैठ के और सारा अपना काम काज चला रहे हैं। तो ये कौन है ये लोग? ये कौन बदमाश है? किसकी सरपरस्ती हासिल है वहां पे? ठीक है, एक नाम आया ब्रजेश सिंह। ठीक है, अब जवाब लेते हैं एनपी सिंह जी। एक नाम आया ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह भी है, 2-4 नाम ऐसे हैं। हालांकि ये जो अजय मिश्रा टेनी को भी कहा जाता है, मुझे नहीं लगता इस तरीके से इतना बड़ा कद है। मुझे लगता है कि अभी ये जो इनको मंत्री बना दिया गया है तभी इनका नाम भी सामने आ गया, नहीं तो शायद कोई नहीं जानता था यूपी में कौन है अजय मिश्रा टेनी। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, एक वर्ग विशेष के ऊपर प्रताड़ना के आरोप, चिन्हित करने के आरोप जो लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप एनपी सिंह जी? रत्नाकर जी ने जितना बोला है बिल्कुल गलत है। इनके बारे में कहा जा रहा है ब्रजेश सिंह जी हों या टैनी जी हो या कोई और हो, कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस सरकार में किसी को नहीं छोड़ा जाता, किसी को नहीं बख्शा जाता, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई नहीं बचेगा अगर कहीं गलत काम में फंसाया तो। यहाँ जाति धर्म की बात नहीं होती। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं रत्नाकर जी, आपके टाइम में जितने किडनैप होते थे, आज बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर एक किडनैप का मुझे बता दीजिए पिछले 5 वर्षों में कोई ऐसी घटना हुई हो? किसी तरह का भी क्राइम आज की डेट में नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे क्राइम को कंट्रोल कर दिया गया है। बदमाशों को क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। या तो क्षेत्र का बदमाश क्षेत्र छोड़कर चला गया है, या इनकाउंटर में गया है, या जेल के अंदर है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी खुली छूट नहीं दी गई है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई बदमाश आज सड़क पर घूमता नजर नहीं आता। आपके टाइम में बहुत सारी घटनाएं होती थी, बहुत सारे किडनैप होते थे। समाजवादी के टाइम में बहुत सारे किडनैप हुए हैं। आप समाजवादी की बात कर रहे थे भी हमारे भाई मुजफ्फर खान जी। आपको बता दूं जितने काम इस सरकार में हुए हैं, आपकी सरकार में बता दीजिए कितने विश्वविद्यालय बने हैं, कितने कॉलेज खोले गए हैं, कितने अस्पताल खुले हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं। एक एक्सप्रेसवे बनाकर आपने कहा कि वो समाजवादी एक्सप्रेसवे बना था। अरे समाजवादी नाम रख दिया आपने एक्सप्रेसवे का। भारतीय जनता पार्टी जितने काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं रखती। चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, प्रयागराज हो, हवाई अड्डे हो, हॉस्पिटल्स हो, जितने भी काम किए जा रहे हैं किसी में भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है। आपने एक एक्सप्रेसवे बनाकर समाजवादी का नाम रख दिया उस पर। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बधाई के काबिल है। उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में जितने भी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लाइनें बनी है, एक्वा लाइन बनी है, प्रधानमंत्री जी ने की थी। यहाँ पर जितने भी शहरों में काम किया जा रहा है, एयरवेज बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, लाइनें बढ़ाई जा रही हैं, सब पर काम किया जा रहा है। लोगों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए हम लोग मुरादाबाद जाते थे, 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। लखनऊ गोरखपुर आप 8 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाते हैं। आप कहीं चले जाइए, मेरठ आप देख लीजिए 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। तो ये सारी दूरियां घट गई हैं। इस सरकार ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। हाईवेज के ऊपर तो वाकई बड़े काम किए हैं और मेट्रो पर बड़े काम किए हैं, तो इनको बधाई देनी चाहिए। आपको इस तरह के आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। बदमाशों को तो बिल्कुल साफ कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को बिल्कुल क्राइम विहीन कर दिया आज की डेट में। लौटते हैं आपके पास। विश्वेंद्र कुमार जी, आज ये जो एक पिक्चर प्रोजेक्ट की जा रही है विकास की, विकास के नजरिए पर अगर हम पीछे देखें तो अभी सीएम योगी ने
जिस स्टेडियम के अंदर लैपटॉप बांटे, माफ कीजिएगा टेबलेट और मोबाइल बांटे, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में वो आया। वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर दिया है, एक्सप्रेस वे भी दिया है, समाजवादी एक एम्बुलेंस भी चलाई थी। पर गिनाने के लिए इनके पास भी बहुत काम है, और अब गिनाने के लिए बीजेपी के एनपी सिंह जी के पास भी बहुत काम है। ये भी बहुत 3-4 चीजें गिना देंगे। रत्नाकर सिंह जी की पार्टी हालांकि अभी 32 साल से सूखा झेल रही है, तो इनसे पूछना भी बेमानी होगी। दोनों ही लोग कई चीजें गिना देंगे, लेकिन आखिरकार जब चुनाव पड़ता है तो शहरी और ग्रामीण वोटर की प्रकृति थोड़ी सी दूसरी होती है। उदाहरण से आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, जो विकास दिल्ली में हुआ वो कहीं और किसी प्रदेश में आम आदमी पार्टी को हासिल नहीं हो पाया। तो यूपी के मुद्दे थोड़े से अलग हटके चलते हैं। क्या ये जो पिक्चर पेश की जा रही है, टिकट वितरण होने के बाद अभी जितनी भीड़ उमड़ रही है सभी पार्टियों की रैली में, क्या इसी तरीके का टिकट वितरण के बाद भी ये उमंग, ये उत्साह ये नजर आएगा? देखिए पवन जी, ये विकास की बात आई है, अखिलेश यादव जी ने कुछ काम किए हैं, इसमें दो राय नहीं, इसको मना नहीं करेंगे। और काम ज़्यादा अच्छे करते तो दोबारा वो रिपीट होते, उसका रिजल्ट भी सामने ही है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, विकास की अगर बात आती है तो उनके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन इस समय जो दिख रहा है कि अखिलेश यादव ने जो कुछ काम किए थे, जो अभी आपने गिनवाए, उसी प्रकार से उससे कुछ अच्छे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। उनमें महत्वपूर्ण, चूंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता से ज़्यादा जुड़े होते हैं, कनेक्ट जिस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो पहले किडनैप होते थे, हत्याएं होती थी, वास्तविक कंट्रोल हुई, इसमें दो राय नहीं है। सड़कों सुरक्षा तो वास्तविक, रात को चलना, दिन में सुरक्षित रहना बहुत अच्छे काम है। इंडस्ट्री प्रदेश में आ रही है लगातार, दूसरे व्यापारी प्रदेश में आते हैं आसानी से। और सड़क की बात करें, सड़कों का जाल बिछा है, काफ़ी काम हुए सड़कों के भी, इसमें दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेट्रो के भी कई शहर में काम चल रहे हैं, कई शहरों में विद्युत का भी, जो पहले बिजली नहीं आती थी आज वो शहर में ग्रामीण में बिजली आ रही, ये भी अच्छा काम है, बधाई के पात्र है। हवाई अड्डे पे काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और भी काम की आवश्यकता है, और भी विकास की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये सब होने के बावजूद विश्वेंद्र कुमार जी, जब टिकट पकड़ाया जाएगा ना जी कि भैया तुम जीत सकते हो, तुम नहीं जीत सकते हो, उसके बाद जनता डिसाइड करती है कि भाई इसकी जाति के आदमी ने तो हमारे साथ वो किया था उस सन में, उस साल में। ये चीज जो सामने आती है, इससे कैसे टैकल होगा और इसका कितना प्रभाव रहेगा? देखो, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका सवाल ये भी था कि भाई किस प्रकार से उनको जब टिकट नहीं मिलेंगे वो कहां जाएंगे। यहां पर एक संगठन काम करेगा। किसी दौर में कांग्रेस का बहुत जबरदस्त संगठन हुआ करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। आरएसएस की टीम भी है, और बाकी जो युवा मोर्चा और तीसरे मोर्चे वो बनाए हुए हैं, उनका संगठन जब मजबूत है और जमीनी स्तर तक है, तो निश्चित तौर पर जिसका संगठन होगा उससे जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत ज्यादा ले लेगी, क्योंकि संगठन के लोग हैं, उन्हें कमल का फूल दिखाई दे रहा है। दूसरे लोगों में जिस प्रकार से पार्टी का टिकट चाह रहे हैं, वो टिकट नहीं मिलेगा तो वो लोग वापसी कहीं दाएं बाएं जाएंगे और अपने ही कैंडिडेट को हरवाने का काम करेंगे। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, जो कैडर वोट ज्यादा है उसके पास है। अगर इसमें सुधार करती है समाजवादी पार्टी, जो आज विपक्ष में दो ही पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, तब उसके चांसेस बढ़ते हैं। आज स्थिति बराबर की है, पर थोड़ा भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, और वो सबसे बड़ा पॉइंट कैडर। ठीक है, कैडर का। मुजफ्फर खान जी, शिवपाल यादव जी भी आ गए हैं अब तो आपके साथ, हौसले आपके और बुलंद हो गए होंगे। आपने इनके राजभर जी को भी तोड़ लिया, और अन्य कई आप जो इनके सहयोगी दल रहे हैं उनसे भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी दूसरी है। मैं आपको बताऊं कुछ, आप बीती बताऊं। एक कहावत है कि लोग बताते हैं कि कागज देखी, और मैं बताता हूं आपको आंखों देखी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बताऊं तो खुद मैं उदाहरण हूं, और पब्लिक लाइफ में हूं। बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ झूठ बोलूंगा तो हमारे यहाँ के, हमारे इलाके के लोग नीचे कमेंट करके लिख देंगे कि तुम पवन ये झूठ बोल रहे हो। हमारे यहाँ के भी लोग देख रहे होंगे, उन्हें पता है। और मुजफ्फर खान जी, आपकी पार्टी का बहुत अच्छा वोट बैंक मेरे क्षेत्र में है। उन क्षेत्र के मेरे लोगों से पूछ लीजिएगा आप, मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस क्षेत्र से आता हूं। बता ही देता हूं, मैं शाहजहांपुर जनपद से आता हूं, और आपकी पार्टी का बहुत अच्छा वोट बैंक वहां पर है। उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरे परिवार वाले मुझको शाम को 5 बजे के बाद नहीं निकलने देते थे, कहते थे तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। पकड़ मतलब किडनैप, ये स्थिति थी। और इस स्थिति को देखने के बाद ही ये नैरेटिव बना कि समाजवादी पार्टी का जब शासन आता है तो इस तरीके की घटनाओं में इजाफा हो जाता है।
और मुझे लगता है कि 2017 में आपकी सबसे बड़ी हार का कारण, जो अभी आप बता रहे थे ना कि इतना सारा क्राइम में ग्राफ बढ़ रहा है, ये फैक्टर आपके विरुद्ध काम किया था। उसको कैसे टैकल करेंगे हम? देखिए पवन जी, आपने जो भी कहा मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ के हालात कैसे रहे होंगे, लेकिन आप कहते हैं तो हम उसको मानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2012 में आदरणीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की कमान नेताजी ने सौंपी, तो उसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी उस समय। उसका कारण पिछली सरकार को भी कह सकते हैं, हालांकि हम ज्यादा आरोप लगाने में यकीन नहीं रखते, हम तो काम करने में यकीन रखने वाले लोग। तो आपको मैं ये बता दूं पवन जी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भूगोल है उसका, थाना बहुत दूर होता था और पुलिस जो है आसानी से पहुंच नहीं पाती थी। सबसे पहली क्रांति मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ये रही कि जन जन तक पुलिस पहुंचे, उसके लिए 100 डायल की गाड़ियां दी, जो आपको जगह जगह दिखती हैं आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, आपने खुद ही जिक्र किया कि समाजवादी एम्बुलेंस, हमारी वो एम्बुलेंस ही इस कोविड के दौरान काम आई। मोदी सरकार ने अगर कहीं योगी सरकार ने एम्बुलेंस से चलाई हो तो बताइए, कोई एक्स्ट्रा एम्बुलेंस से लगाई हो या एक्स्ट्रा 100 डायल की गाड़ियां लगाई हो तो आप बताइए। दूसरी बात, मैं तो जो आपने कहा अभी कि ये वजह रही होगी आप चुनाव हार गए, नहीं, वजह ये नहीं थी पवन भाई। देखिए वजह क्या थी कि बीजेपी जो है झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, इन लोगों को महारत हासिल है। तो इन्होंने किया क्या उस समय, अखिलेश जी ने जब ये शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात की तो एक फंड जारी किया कि तमाम शमशान घाट का डेवलपमेंट हो, और कब्रिस्तान में जो है हमारा पशु घुस जाते थे तो बेअदबी होती थी कब्रों की, उसके लिए बाउंड्री बनाई गई, शमशान घाट बनाए गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कब्रिस्तान को मुद्दा बनाया कि कब्रिस्तान बना रही है अखिलेश सरकार, शमशान घाट को इन्होंने एक तरफ कर दिया। और हमारा ऐसा मानना है कि जो चुनाव हारने की वजह ये जो रही वो ये रही कि हम अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये लोग बहकाने में कामयाब हुए, हम समझाने में नाकाम रहे। वो उसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है पवन जी। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि मैं आज आपके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कहना चाहूंगा कि उसको भी तो उजाला मैसर ना हो सका। 2017 की बात कर रहा हूं मैं पवन भाई, कि उसको भी तो उजाला मैसर ना हो सका जिसने मुझे चिराग जलाने नहीं दिया। और तुम ही तो कह रहे हो कि खतरे में है चिराग, ऐसा कोई इशारा हवा ने नहीं दिया। आज हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, जन जन की पुकार है, अखिलेश जी की आने वाली सरकार है। देखिए अभी मैं 4 दिन पहले जो कोविड के दौरान पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, वो मैं सैंपल दे देता हूं अपने भाजपा के मित्र को। पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 601 सीटें मिली, जो सदस्य इनके जीते। समाजवादी पार्टी को 714 सीटें मिली, वहीं बीएसपी को 354 और कांग्रेस को 77। इन्होंने किस तरह से पैसे के बल पे और कैसे धमका करके और हमारे सदस्यों को पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके कैसे उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव किया है, वो पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। उत्तर प्रदेश इनको सबक सिखाने जा रहा है। खैर मुजफ्फर खान जी, ये इस तरीके के जो चुनाव होते हैं ना, ये सब सत्ता वाले ही होते हैं, हर जगह की बात यही है। अभी मैं पढ़ रहा था आज ये जहां पर रत्नाकर सिंह जी की पार्टी का शासन इस समय छत्तीसगढ़ में, आज जो शहर निकायों के चुनाव हुए थे उसका एक रिजल्ट आज मिल पाया है बीजेपी के प्रत्याशी को, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि उसके साथ बेईमानी हुई और उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। ये तो यही सब कुछ होता है। और आप अगर अपनी पार्टी का अगर इतिहास पत्र चेक करेंगे तो जब डिम्पल यादव जी का जो उपचुनाव याद होगा आपको, उस समय तो किसी और पार्टी को पर्चा भी नहीं भरने दिया गया था, निर्विरोध। अब आप बताइए, चुनाव की तो अलग बात है, निर्विरोध करा दिया गया था। देखिए ये लोग हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के माहिर लोग हैं। ये लोग काम वाले लोग नहीं है भाई। हमने तो हमेशा कहा है कि ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं और इन्होंने तो ठगने का काम किया जनता को। आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, धरातल पे आपने कुछ नहीं किया।
पवन जी, अगर मेरे नेता का काम देखना हो तो आप जाइए लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पे। मैं आप जाकर के देखिए, जाइए नहीं सर, मैं सब जगह जाके देख आया हूँ। गोमती रिवर फ्रंट भी देखा, अच्छा बनाया हुआ है आपने, लेकिन उसमें भी घोटाले के दाग लग गए आप पर। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ पवन भाई, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि बीजेपी ने ये आरोप लगाए थे 2017 में कि हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच के नाम पर इन्होंने 1 साल उसका काम भी रोक के रखा, जो 5-10% काम रह गया था, और जांच में जब कुछ नहीं मिला फिर उस काम को आगे बढ़ाया। ठीक तो है, मेरा कहना ये है कि हालांकि आज आप बात कर रहे हैं कि धर्म जाति और ये सब लड़ाई झगड़ा, हालांकि जब आप डेटा देखते हैं ना, सांप्रदायिक ये जो जितनी भी झड़पें हुई हैं, इसमें आपकी पार्टी के दौरान जो 2012 से लेकर 2017 तक का समय था, ये आपके पक्ष में नहीं है मुजफ्फर खान जी, और ये आपको अपने पक्ष में करना पड़ेगा, तभी कुछ कमाल और अच्छा हो सकता है। लौटता हूं मैं आपके पास। ठीक है, एक सिंगल उदाहरण है, एक अंतिम बात मेरी। ठीक है, अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में लाने से किसने रोका था? वो अतीक अहमद को मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था साफ तौर पे। ये लोग गुंडे और बाहुबलियों को लेकर के आते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी में यकीन नहीं रखती है, ना ही गुंडों से हमारा कोई लेना देना है। और ये जितने भी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं, आप देखिए कितने बेगुनाह बेकसूर लोगों को इन्होंने मार दिया, और जो गुनाहगार है वो सरकार के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, आज हालात ये है यूपी के। ठीक है, आ गई आपकी बात। रत्नाकर सिंह जी, अब आपका क्या रोड मैप रहने वाला है, फाइनल कमेंट आपका? देखिए, हम जो मुद्दे लेके आए हैं वो महिलाओं के विकास के मुद्दे लेके आए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे लेके आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपने घोषणा पत्र में कही हैं। वो सारे मुद्दे अगर सरकार में अगर हमको आने का मौका मिलेगा तो हम उन सारी चीजों को रखेंगे और जनता के हित के लिए काम करेंगे। दूसरी बात रही, देखिए, जो एक छोटा सा सवाल और रत्नाकर सिंह जी, पिछली बार आपकी पार्टी ने नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद 27 दिन नहीं बीते, आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। इस बार भी ऐसे ही कोई चांस है क्या? बिल्कुल नहीं है, गठबंधन का कोई चांस नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने पहले भी कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और हम अकेले चुनाव लड़ने में तो ये कंफर्म है कि 32 साल यूपी बेहाल, कंफर्म माना जाए इसको कि 32 साल यूपी बेहाल हैं? हेलो, मैं ये कंफर्म मानूं कि 32 साल यूपी बेहाल? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की परिस्थिति देखिए ना, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए। ये शुरू तो करती है विकास के नाम पे कि हम विकास करेंगे, लोगों को गुमराह करके ये वोट ले लेती है। लेकिन अगर ये अंततोगत्वा किस पे आ जाती है? धर्म की राजनीति पे आ जाती है, ध्रुवीकरण की राजनीति पे आ जाती है, और इनके चुनावी मुद्दे क्या हो जाते हैं? जिन्नावादी। अरे आपने अगर विकास किया होता तो लोगों की सभाओं में आप अपने विकास को गिनाते कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने यहाँ डेवलपमेंट किया, वहां डेवलप। लेकिन गिराते क्या है ये कि जिन्नावादी लोगों से हमारा संघर्ष है। रत्नाकर सिंह जी, आज जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने अपना पिछले का इतिहास जो है अभी हाल फिलहाल का 2-4 महीने का नहीं देखा है। राहुल गांधी जी का हर दूसरे तीसरे दिन जो ट्वीट आता है ना, वो हिंदुत्व बस इसी पर आ रहा है। क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? जयपुर में रैली की, महंगाई हुई, महंगाई हटाओ रैली की, और बात किसकी हुई? हिंदुत्व की। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वही हिंदू हैं, ऐसा वो प्रोजेक्ट करते हैं। हम हिंदू नहीं है क्या? देश में बाकी लोग हिंदू नहीं तो है, आप भी आ गए ना जात धर्म की राजनीति पे। सुन लीजिए, बात पूरी कर रहे दीजिए। आज लड़ाई जो है हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी की है। आज लड़ाई जो है गांधी बनाम गोडसे की है। आज आपने देखा कि किस तरह से धर्म संसद में किस तरह से एक साधु जो है, ठीक है, किस तरह से एक साधु जो है गांधी जी को गाली दे रहा है। आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उसके सर कार्रवाई आपको करनी है, हद है। अब इसमें भी आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। रत्नाकर सिंह जी, छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम हुआ, आपकी पार्टी की सरकार है, आपको काम करना है। वो उसके बाद वो स्वामी जी भाग गए महाराष्ट्र, वहां पर भी आपकी पार्टी की सरकार है, कार्रवाई तो आपको करनी है। रत्नाकर सिंह जी कमाल करते हैं आप। खैर, लौटता हूं। एनपी सिंह, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है, प्रोग्राम बाइंड अप करना है। पर्याप्त समय दिया मैंने आपको, जो कुछ बच गया होगा अगले प्रोग्राम में उसको रख लेंगे। एनपी सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं जाते, विकास पर काम करते हैं। विकास हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, सबको नजर आ रहा है, और विकास पर ही वोट मांगे जाएंगे, उसी पर सरकार बनेगी, और बहुत अच्छे
बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये सब लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस वालों का काम गुमराह करने का है, समाजवादी गुंडागर्दी करने के अलावा कोई काम नहीं करती, सारी जनता जानती है। इसलिए पूरी जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, मुजफ्फर खान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? पैदल चल रहे थे योगी जी। मुजफ्फर खान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मोदी जी गाड़ी में थे। मुजफ्फर खान जी, पहले ही हार मान ली बीजेपी ने। मुजफ्फर खान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक सेकंड मुजफ्फर खान जी सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है मेरी? जी मुझे आवाज आ रही है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने डिबेट बहुत अच्छे तरीके से किया, आपने किसी के साथ टोका टाकी नहीं की, और धन्यवाद के रूप में मैं आपको 1 मिनट देता हूं कि आप अपनी लास्ट प्रतिक्रिया और रखें। देखिए पवन जी, हम लोग जो है समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हैं। जो नफरत की सियासत करते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। आपने किसानों का क्या हाल कर दिया, 1 साल बॉर्डर पे बैठे रहे वो, और आपने उनकी सुनी नहीं बिल्कुल भी। कल पवन जी दिल्ली के अंदर 4000 डॉक्टरों के ऊपर लाठीचार्ज किया है मोदी सरकार ने, और पूरी दिल्ली के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर हैं, और मरीज जो है दर दर भटकते फिर रहे हैं। क्या आप इसको विकास कहेंगे? और जहां तक सवाल इस बात का है कि आप विकास की बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा काम और बताना भूल गया था कि जो जेबर एयरपोर्ट आपने देखा, बहुत बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार ने उसका उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी वहां गए और उन्होंने नक्शा किसका पेश किया, बीजिंग के एयरपोर्ट का। ये बताया देखो हमने इतना सुंदर बना दिया। वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस जमीन को एक्वायर किया था, और वो जमीन अपने समय में एक्वायर करके एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास करवाया था। बीजेपी उसका फीता काटाई। तो ये सारी चीजें जो है जनता के सामने है, छुपने वाली है नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना मन बदल लिया है, सरकार बदलने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका भी पवन जी, आपने हमें मौका दिया। फाइनल कमेंट आपका। पवन जी, जनता के बीच जो जाएगा, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार हो, उनको जनता पहचानेगी और जनता वोट देगी। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी को और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस समय चुनाव के 2 महीने जो आज अगर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से पोस्टपोन नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मेहनत करे, और उससे भी कहीं ज़्यादा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को जरूरत मेहनत करने की। विकास की राजनीति देश में चलेगी। आने वाला समय होगा, राजनीति बदल रही है, विकास के मुद्दे होंगे, सुरक्षा के मुद्दे होंगे। यही जीत हुई, सुरक्षा का मुद्दा ही लेकर के केजरीवाल दिल्ली में आए थे, और सुरक्षा के मुद्दे से ही योगी को सहायता मिली है और मिलने की संभावना है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर खान जी, एनपी सिंह जी, विश्वेंद्र कुमार जी और रत्नाकर सिंह जी, आप चारों का आर्या न्यूज पर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अब जो स्थिति है, जैसा कि विश्वेंद्र कुमार जी ने बताया, स्थिति बदल रही है। अब जाति, धर्म, ये तमाम मुद्दों से छोड़कर थोड़ा सा जो है अब सुई जो है वो विकास की तरफ ज्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए जनता भी चाह रही है, जनता भी जान रही है कि उसके रोजगार से रिलेटेड आपकी पार्टी के पास क्या है, उसके रहन सहन अच्छा हो सके, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, वो अस्पताल में जाए तो उसको लाइन में ना लगना पड़े, उसको अच्छी व्यवस्था मिले, स्कूल अच्छे हों। इन सब मुद्दों पर भी जनता का रुझान अब घूम रहा है, और इसीलिए पार्टियों के अब चुनावी एजेंडे के केंद्र में विकास भी आ रहा है। और यही मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे से लेकर ये तमाम चीजें अब यूपी चुनाव के चरम पर आने लगी हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।